आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और हर तस्वीर के पीछे एक सच्ची कहानी छिपी होती है। लेकिन अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसमें मौजूद तस्वीरें तो सच्ची हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी 100% झूठी है। और सच और झूठ का ये फर्क ही हमारे आज के स्पेशल डीएनए टेस्ट का आधार है। पहली तस्वीर में आप पाकिस्तानी झंडे को एक किले पर लहराता हुआ देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 3 पाकिस्तानी सैनिक किले के सामने खड़े हुए हैं और इसी तस्वीर में एक पाकिस्तानी सैनिक बंदूक तान कर खड़ा है। और तीसरी तस्वीर में आप पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों को एक ग्रुप फोटो में देख सकते हैं। ये तीनों ही तस्वीरें वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की हैं। जिस जगह पर यह तस्वीरें खींची गई थी वो जैसलमेर का किशनगढ़ किला है। माना जाता है कि इस किले को सदियों पहले बनवाया गया था। ये जैसलमेर के राजाओं की शिकारगाह थी जो खंडर में बदल चुकी है। आसपास रहने वाले बुजुर्गों को भी ये याद नहीं है कि ये जगह कितने समय से खंडर बनी हुई है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अरमान टूट गए थे, पाकिस्तान हार गया था। लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि पिछले 51 साल से पाकिस्तान इन्हीं तस्वीरों के दम पर यह साबित करने की कोशिश करता आ रहा है कि 1965 के युद्ध में उसने भारत की सीमा में घुसकर न सिर्फ राजपूतों के सबसे बड़े किले पर कब्जा किया था, बल्कि भारत पर जीत भी हासिल की थी। हालांकि ये एक तथ्य है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ दिनों के लिए इस किले के खंडरों पर कब्जा कर लिया था, यह सच है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान को यहां से भागना पड़ा था। इन तस्वीरों का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझाने के लिए आज मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर जाऊंगा। डीएनए में भारत और पाकिस्तान की सीमा से हमारी स्पेशल सीरीज के तहत हमारी टीम बीकानेर के बाद जैसलमेर पहुंची, जहां से हमने पाकिस्तान के झूठ और भारत के वीर सपूतों के शौर्य की सच्ची तस्वीरों का विश्लेषण किया है। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके बाद पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स ने जैसलमेर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर एक युद्ध अभ्यास किया था। यह युद्ध अभ्यास 22 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच हुआ था। पाकिस्तान ने इस युद्ध अभ्यास को लेकर यह प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उसने भारत की नाक के नीचे यह युद्ध अभ्यास किया है और वो भारत को जवाब देने की तैयारी में है। हालांकि जब जी न्यूज की टीम जैसलमेर बॉर्डर का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची तो वहां हमें यह भरोसा मिला कि जब तक भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ इस सीमा की रखवाली कर रही है, तब तक दुश्मन भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। गर्मी के मौसम में थार के तपते हुए रेगिस्तान में कुछ घंटों के लिए खड़े रहना भी बेहद मुश्किल होता है और ठंड में भी यहाँ की परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं और यही वजह है कि यहाँ बहुत कम आबादी रहती है। ये देश का वो इलाका है जहाँ एक बूंद पानी का होना अमृत मिल जाने के बराबर है। ऐसे कठिन हालात में सरहद की रखवाली कैसे की जाती है, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये चिंता होती है कि वो हमें लिखते भी हैं कि कहीं हम ऐसी रिपोर्ट दिखाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक तो नहीं कर रहे। यहां पर हम आपको यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट में एक भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है और हमने इस रिपोर्टिंग के दौरान बहुत से हिस्से एडिट कर दिए हैं ताकि देश की सुरक्षा की कोई खतरा ना पहुंचे। यानी आप अपनी चिंताओं पर राहत का ठंडा पानी डाल सकते हैं। ये देश का वो इलाका है जहां एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इंसान हो या जानवर, थार के तपते रेगिस्तान में खड़े रहना भी मौत से जंग लड़ने के बराबर है।
जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में हमारे देश के वीर सपूत किस तरह सरहद की रखवाली के लिए डटे हुए हैं। आज हम उस जगह पहुंचे हैं जो सदियों से भारत का पहला मोर्चा कहलाता रहा है। दूर दूर तक फैले रेत के टीले और बारिश का नामो निशान नहीं। ये वो सुनसान इलाका है जहां 1965 की लड़ाई में कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना घुस आई थी और यहीं बुना गया 50 साल पहले पाकिस्तान का एक झूठ जिसका पर्दाफाश करना जरूरी है। यह थार के रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर है। इस वीरान और सख्त मौसम में सिर्फ ऊंट और कुछ सख्त जान इंसान ही जिंदा रह पाते हैं। दरअसल ये जगह इंसानों के रहने के लिए है ही नहीं, लेकिन इस जगह का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इस जगह के कुछ इलाके पर 1965 में पाकिस्तान ने थोड़े वक्त के लिए कब्जा तक कर लिया था और 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला की भिड़ंत को भला कौन भूल सकता है। इसलिए इस जगह की हर वक्त निगरानी ज़रूरी है और ये काम करती है भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। जैसलमेर शहर से भारत पाकिस्तान सीमा तक जाने वाले रास्ते पर माइलस्टोन लगातार किशनगढ़ की दूरी बताते रहते हैं। सरहद करीब आने लगती है तो पिछले युद्धों के निशान सामने आने लगते हैं। वो मंदिर भी मिलता है जिस पर पाकिस्तान की सेना ने अपनी खींच मिटाई। ये सरहद के पास अंतर खत्म हो जाता है नागरिक आबादी में और सुरक्षा बलों में। ये मंदिर है घंटियाली माता का मंदिर कहलाता है और इस मंदिर में चारों तरफ धार्मिक संदेशों के अलावा देश प्रेम के संदेश भी लिखे हुए हैं। इस मंदिर में 1965 की लड़ाई से जुड़ी बड़ी दिलचस्प यहाँ पर कहानियाँ हैं और बहुत दिलचस्प यहाँ पर बातें हैं और इन सारी बातों की, इन सारी कहानियों की जानकारी हमको पंडित जी देंगे। पंडित जी, क्या है कहानियाँ? सर, ऐसा है कि ऋषि अत्रि और भद्रा जो थे उन्हीं के वंश की देवी और दुर्गा का रूप है। मेन विशेषता इसकी जो है सन 1965 और 71 की लड़ाई की। तो सन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान सैनिक इस मंदिर तक आ चुके थे, तो जिन्होंने आकर के इस देवी की कुछ खंडित मूर्तियाँ वगैरह कर ली थी। उन मूर्तियों को यहाँ पे ये रखा गया है, ये हैं वो खंडित मूर्तियाँ? जी हाँ, जो खंडित मूर्तियाँ इस सामने जो रखी हुई है ये पाकिस्तान सैनिकों ने की थी। जो सैनिक पाकिस्तान से आए हुए थे वो कोई भी वापिस नहीं गए थे, वो सारे के सारे इसी जगह में मारे गए थे। अच्छा जी। अभी इस मंदिर का की सार संभाल कौन करता है? इसकी BSF करता है। सन 65 के बाद जो है BSF के चार्ज में था जो है, उसके बाद इसकी जो पूजा पाठ जो है BSF ही कर रही है। जी। तो फिर उसके बाद लड़ाई कहाँ तक हुई थी 1965 में? उनके एक लास्ट पोजीशन यहीं तक की थी, इसके आगे नहीं गए थे। अच्छा, मंदिर पे उन्होंने कब्जा कर लिया था और यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ उन्होंने तोड़ दी थी, खंडित कर दी थी। खंडित कर ली थी पाकिस्तान सैनिकों ने। लेकिन फिर उसके बाद उन सारे जो पाकिस्तानी फौज थी उसको यहीं हरा दिया गया। यहीं से वापिस चला गए थे, यहाँ से मारे गए थे। जो सैनिक आए थे वो इसी जगह में मारे गए थे, कोई भी वापिस नहीं गए थे। इस रेगिस्तान में जो बिखरी हुई आबादी जहाँ तहाँ है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। पानी यहाँ की सबसे कीमती चीज है। बारिश से आई हर बूंद को यहाँ इकट्ठा किया जाता है जिसे टांका कहते हैं। थोड़ी बहुत खेती के अलावा पशुपालन यहाँ जीविका का मुख्य साधन है। गर्मियों में तापमान आमतौर पर 50 डिग्री के पार हो जाता है, लेकिन इस साल 56 डिग्री तक तापमान होने की खबरें भी आई थी। बॉर्डर का इंस्पेक्शन करते हुए आखिरकार हम उस किशनगढ़ तक पहुंचे जिस पर कब्जे की डींगे आज तक पाकिस्तान हाँकता है। आप भी देख लीजिए इस किले को। दरअसल ये जैसलमेर के राजाओं की शिकारगाह थी जो सदियों से वीरान पड़ी है। इस किले के खंडहर पर झंडा फहराकर पाकिस्तान ने अपनी महान जीत की घोषणा की थी, क्योंकि ये जगह भारत पाकिस्तान की सरहद से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ये किशनगढ़ है, एक पुराना किले का खंडहर और 7 घरों की एक ढांडी। कुल मिलाकर 57 लोग रहते हैं। नूरा हमारे साथ हैं। नूरा,
कुल टोटल आबादी 57, हाँ, छोटे मोटे लेडीज बच्चे जेंट्स सब मिला के, और घर 7, 9 9, 9 सर। 7 और 2 9 घर हो गए। बॉर्डर यहाँ से पास में ही है, 25-30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। जब आप यहाँ पे होते हैं, ख़ास तौर पर पहले भी पाकिस्तानी यहाँ आ चुके हैं, अभी जैसे तनाव बढ़ रहा है, कभी फिक्र होती है? नहीं सर, अभी फिक्र ही है, माल मवेशी वाले हैं, नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमारे लायक जो काम होगा तो हम तो जिस देश की कायम पादरी उसी की बचाएंगे हाजिरी सर। अच्छा जी सर। और लेकिन यहाँ पे बीएसएफ लगातार रहती है? बीएसएफ परमानेंट 1965 के बाद बीएसएफ रहती है सर। लगातार बीएसएफ रहती है? जी सर। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा, काम धंधा क्या नहीं सर, करते हैं? हमारा जन्म यही है, तो हमारे को यही जगह अच्छी लगती, आपको ये जगह अच्छी यही जगह अच्छी लगती सर। चारों तरफ पानी नहीं है, धूप है, गर्मी है, लेकिन हमारे को ये लगता है सर, अच्छा सिटी ऐसा नहीं लगता है, जैसे यही अच्छी लगती है सर। काम काज क्या रहता है यहाँ पे? पशुपालन, भेड़ बकरियाँ हैं, गाय है, और उनका दूध वगैरह बेच लेते हैं? बिक्री होता है सर। बिक्री होता है। तो कुल मिला के खुशहाली है। इतनी मुश्किल हालात है, बॉर्डर है, दुश्मन एक बार आ भी चुका है, लेकिन उसके बाद भी कभी छोड़ने की नहीं सोची, यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा, यहीं का जन्म है हमारा, और यही जगह हमें अच्छी लगती है। ये है एक आम हिंदुस्तानी के दिल की बात, जो कि बॉर्डर पर रहता है, एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, झाड़ियाँ हैं, छोटे मोटे पेड़ हैं, पशुपालन धंधा है। दुश्मन एक बार आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी सबसे आगे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के साथ यहीं पर हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा गर्व है। और ये जगह, चाहे भले सीमा हो, चाहे भले दुश्मन का ख़तरा हो, चाहे भले कितना भी बेरहम मौसम हो, ये कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। किशनगढ़ वो जगह है जिस पर कब्ज़े को, यानी 7 और 2 9 घर और एक किले के खंडहर पर कब्ज़े को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस तरह से पेश किया था कि जैसे उसने दिल्ली के लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया हो। लेकिन ये है किशनगढ़, और ये हैं किशनगढ़ के रहने वाले लोग। आप लोग ड्यूटी के लिए बॉर्डर पर जा रहे हो, लेकिन अब इस सरहद के किसी वीरान खंडहर तक भी दुश्मन नहीं पहुंच सकता। तपते रेगिस्तान का हर रेतीला टीला भी भारत का हिस्सा है, जिसकी हिफाजत में कोई कमी नहीं की जाती। बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी अभी निकली है, वो गाड़ियों और पैदल पूरी सरहद पर गश्त करेगी। लेकिन यहाँ आज भी सबसे भरोसे का साथी वही है, जिसने सदियों से खुद को इस रेगिस्तान के मुताबिक पूरी तरह ढाल लिया है। ये बीएसएफ के ऊंट दस्ते हैं। इस इलाके की एक खास चीज कैमल पेट्रोलिंग है, ऊंट पर पेट्रोलिंग। वो इलाके जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, वहाँ पर ये ऊंट काम आते हैं। एक ऊंट एक दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर रास्ता तय कर लेता है, और इस पर इस मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। बग़ैर किसी ख़ास ज़रूरत के, बग़ैर किसी मेंटेनेंस के ये आराम से चलता रहता है। और ये कैमल पेट्रोलिंग बीएसएफ की एक ख़ास चीज़ है, जो यहाँ पर रेगिस्तान के इन इलाकों में बहुत कारगर है। हमारे साथ बीएसएफ के इंस्पेक्टर रामकिशन साहब हैं। साहब, ये बताइए कि अब तो पूरी दुनिया में ऊँट सिर्फ बीएसएफ इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट क्या अभी भी उतना ही इफेक्टिव, आपके लिए उतना ही फ़ायदा करता है? जी हाँ, हमारे लिए ऊँट अभी भी उतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। रेगिस्तान में और कोई ऐसा पशु या जानवर नहीं चल सकता जितना ऊँट चल सकता है, और गाड़ी भी इसके अंदर चलना मुश्किल हो जाती, तो ऊँट जहाँ भी आप रेतीले टीलों में चढ़ाएंगे चढ़ जाता है। अगर पानी की भी समस्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऊँट को अगर एक दिन पानी ना भी मिले तो भी वो चलता रहता है। अच्छा, जैसे ख़ास तौर पर यहाँ पे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता होगा, उस समय पेट्रोलिंग में भी ये काम आ जाता है। गर्मियों में क्या हालत होती है यहाँ पे? देखो, ये रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं इसको, तो ये गर्मी सर्दी ये कोई नहीं मानता है, ये हमेशा भी रेडी रहता है। जब भी हम इसको लेके चलेंगे ये रेडी रहता है, ये गर्मी सर्दी कुछ नहीं मानता है। और इसको पालने में, रखने में, इसको ट्रेंड करने में कैसे ट्रेंड करते हैं, कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं इसको यहाँ? इसके हमारे पीछे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद यहाँ बॉर्डर के ऊपर आते हैं,
और इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि ये इसको पता चल जाता है कि हम हमारे को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अगर ट्रैक पे हमने डाल दिया तो ट्रैक पे ही रहेगा। और कहते हैं कि ये अपना रास्ता भी जानता है कि अगर रास्ता सवार भूल जाए तब भी ये कैंप तक पहुंच जाएगा, चाहे अंधेरी रात हो, कोई भी हो। जी हाँ, क्योंकि इनकी सर्विस यहीं की है। ये हर बीओपी के बारे में जानते हैं कि ये अब कौन सी बीओपी से आए, तो वापिस अगर जाना है, रास्ता भूल गए तो ऊँट को थोड़ा लूज छोड़ दो, उसकी रस्सी को जो गिरवान में बंधी है थोड़ा लूज छोड़ दो, वो वहीं जाएगा, कहीं रास्ते में भटकेगा नहीं। थार के इस रेगिस्तान में घुसपैठियों, जासूसों, तस्करों या दुश्मन फौज के टोही दस्तों की निगरानी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे माहौल में ऊँट बहुत कारगर साबित होते हैं, कम खर्चीले और रेगिस्तान की हर चुनौती का सामना करने में माहिर। यहाँ बीएसएफ न केवल सदियों पुरानी सवारी का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि निगरानी के लिए भी सदियों पुरानी तरकीब भी इस्तेमाल की जाती है, यानी घुसपैठ के पुराने इलाज के लिए पुराने वैद्य का पुराना नुस्खा। इस वक्त मैं एक खुरा ट्रैक पर खड़ा हुआ हूँ। बॉर्डर फेंसिंग से लगभग 22 फीट का ये एक चौड़ी पट्टी होती है, पूरा इलाका रेगिस्तान का है। इस पट्टी पर सुबह फट्टा एक फेर कर ऊँटों के ज़रिए इसको बिल्कुल समतल कर दिया जाता है और उसके बाद इस पर कोई चलता नहीं है। दिन में 2 बार खुरा चेकिंग होती है, जिसको बॉर्डर फेंस लाइन चेकिंग पार्टीज़ जो होती हैं, खुरा चेकिंग पार्टीज़, वो यहाँ पर करती हैं। ऊँटों के ज़रिए वो दिन में 2 बार आते हैं। पहले एकदम समतल रहता है और उसके बाद ऊँट के ज़रिए धीरे धीरे आगे आते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं ऊँट पर बैठकर भी ज़मीन की स्कैनिंग करने में, और अगर यहाँ पर कोई भी निशान उनको दिखता है तो ख़ास एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जिन्हें खोजी कहते हैं, खोजी या खुरा खोजी। हमारे साथ राय साहब यादव भी हैं, खुरा उठाने के, खुरा जो खोजी पार्टी है उसमें है। यादव साहब, ये बताइए कि ये खुरा कैसे पहचानते, कैसे हैं, सुराग ये कैसे लेते हैं? ये सर जो कोई भी, जैसे हम ये बॉर्डर पे फट्टा लगाते हैं डेली सुबह शाम फट्टा लगाते हैं और केएफसी आते हैं, तो उसमें अगर कोई भी जानवर भी निकलेगा या आदमी भी निकलेगा या कोई भी निकलेगा तो उसके खुरा के निशान इस पे छप जाते हैं। तो अगर कोई आदमी निकला हुआ है तो हम उसका पीछा करते हैं, उसको सूचना दें, अपने कंपनी कमांडर साहब को देंगे। उसके बाद खुरा चेकिंग पार्टी आएगी, चारों तरफ से उसको देखेंगे, उसके बाद उसके पीछे पीछे जाएंगे और कहीं न कहीं वो मिल जाएगा। ज्यादा इलाका इतना लंबा चौड़ा है, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता है, क्योंकि 10 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकता इस रेत में कोई भी, और पानी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इलाका बहुत लंबा चौड़ा है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। पकड़ा जाएगा सर, पकड़ा जरूर जाएगा, जरूर निश्चित पकड़ा जाएगा। लेकिन गर्मी में यहाँ तो तापमान 50, 55, 57 डिग्री पहुँचता है सर। उस टाइम जब आप ड्यूटी, अभी आपने एक भी गर्मी की यहाँ ड्यूटी कर ली? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। गर्मी में ड्यूटी कैसे कर पाते हैं? 55 डिग्री, 57 डिग्री। ट्रेनिंग हमारी ऐसी है सर ना, ट्रेनिंग से ही हमको गर्मी और सर्दी की आदत सी लग जाती है। ये कोई माने नहीं रखता गर्मी और ठंडी, कोई मतलब नहीं इसका। हमारी ट्रेनिंग से ऐसी होती है कि सर्दी और गर्मी का कोई एहसास नहीं है। वैसे यहाँ टेम्परेचर कहाँ तक? यहाँ तो सुनते हैं 55 डिग्री से भी ऊपर, 44, 45 लास्ट तक जाता है, 54, 55। इस बार तो 55, 56 तक गया था सर। और लोगों ने इसमें यहाँ पे कहते हैं कि पापड़ भी भुने थे, क्यों रामकृष्ण जी? बिल्कुल, पापड़ इस बार भून के दिखाए थे, आप लोगों ने टीवी में दिखाए थे। पापड़ ऑन ग्राउंड जाके इतना होता है यहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है जी। तो उस टाइम कैसे जवानों को की फिटनेस कैसे रख पाते हैं उस टेम्परेचर में, क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास बड़ी सुविधा है, जैसे हम नींबू देते हैं, ग्लूकोज साथ में रखते हैं। हाइड्रेशन होता है तो प्याज बड़ा इसमें इफेक्टिव है, तो प्याज भी हम साथ में ही रखते हैं। तो बाकी पानी उपलब्ध होता है, छागड़ में दे देते हैं, वाटर बोतल होती हैं, तो वो उसकी वजह से हमारा शरीर। और एक फटका हमारे को इशू है, गर्मियों के दिनों में फटका ऊपर सिर पर डालते हैं, मुंह ढकते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव है वो, काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। और जो पोस्ट वगैरह में रहते हैं, दिन में जो मूवमेंट करते हैं, उसको कैसे फिर करते हैं इस टेम्परेचर में? अब कुछ दिनों बाद फॉग शुरू हो जाएगा, सर्दियों में भी रात को बहुत ठंडक हो जाती है। इतना फ़र्क हो जाता है कि एक तरफ तो 50-55 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी तरफ बिल्कुल जमने की हालत पहुंच जाती है। तो कैसे इसमें ड्यूटी कैसे करवाते हैं जवानों से? वो जैसे जैसे मौसम बदली होता है वैसे वैसे हमारा जो ऊपर बैठे हैं कंपनी कमांडर, वैसे वैसे वो ड्यूटियों को सेटल कर लेते हैं। लेकिन ड्यूटी हर हाल में होगी? ड्यूटी हर हाल में होगी, ड्यूटी के लिए कोई माफ़ी का खाना नहीं है। ड्यूटी हर हाल में, ड्यूटी जाना ही जाना है। चौकसी हर वक्त होगी? चौकसी हर वक्त होगी, नज़र हर वक्त रखी जाएगी? नज़र हर वक्त रखी जाएगी। बॉर्डर फेंसिंग लाइन के बगल में खड़े होकर रिपोर्टिंग करते वक्त
हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी बात सामने ना आए जिससे कि इस जगह की पहचान जाहिर हो। इसीलिए हम कई बार आपको अपनी लोकेशंस का सही पता, अपनी लोकेशंस की सही जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये देश से हित से जुड़ा हुआ मसला है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जैसलमेर सीमा।